जय हिंद। आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का 7th चैप्टर, जो कि है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, यानी विनाश करना, ठीक है। और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, इको का मतलब होता है, इको का मतलब रीजन ऑफ स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइफ, ठीक है। इको का मतलब क्या होता है? रीजन ऑफ स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है फॉर्म्ड बाय इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इको का मतलब होता है कि रीजन ऑफ स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, और सिस्टम का मतलब है कि फॉर्म बाय इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, सबसे पहले इकोसिस्टम का जो टर्म है इसको दिया था एजी टांसले ने। टांसले कब दिया था? 1935 में दिया था, ठीक है। इकोसिस्टम का जो टर्म है वो कौन दिया था? एजी टांसले, एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कब दिया था? 1935 में। इको का मतलब होता है कि रीजन ऑफ स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, और सिस्टम का मतलब होता है कि फॉर्म बाय इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। देखिए, इकोसिस्टम एक रिलेशनशिप है बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज के बीच में। अगर हम इसको सरल भाषा में आपको डिफिनेशन के थ्रू समझाएं तो देखिए, इकोसिस्टम क्या है। अगर हम इकोसिस्टम का डिफिनेशन आपके सामने लिखें और आपको बाय डिफिनेशन समझाएं, ecosystem refer to the set of complex relationship between living resources and non-living resources, non-living resources of an area। देखिए, सिंपल डिफिनेशन, इकोसिस्टम रेफर टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग रिसोर्सेज एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो यहाँ पर लिविंग रिसोर्सेज क्या है? यहाँ पर लिविंग रिसोर्सेज है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स हर वो चीज जिसमें सांस लेने का प्रक्रिया होता हो, जैसे एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं, सॉरी लिविंग रिसोर्सेस उसको बोलते हैं। और नॉन लिविंग रिसोर्सेस में हमारा आ जाएगा सनलाइट, खुद हमारा सन है, सनलाइट है, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, हीट, डस्ट। तो ये हमारा आ जाएगा नॉन लिविंग रिसोर्सेस में, ठीक है। लिविंग रिसोर्सेस और नॉन लिविंग रिसोर्सेस में जो रिलेशनशिप होता है उसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक है। देखिए, अब आपको एक डायग्राम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका सन है, ये एक पेड़ है, ठीक है। तो सन से क्या आ गया? सनरेज आया। सन से क्या आया? सनरेज आया। अब इस पेड़ को सपोज कीजिए कि यहाँ एक गोट है, गोट मीन्स बकरी, और इसका जो लीफ है ये बकरी खा ली, ठीक है। सन से ये जो पेड़ पर रेज आया तो पेड़ क्या बनाने लगा? इस पेड़ के पास क्लोरोफिल है, और जब इसके पास क्लोरोफिल है तो ये खाना बनाने लगा, और इस खाने को कौन खा लिया? गोट खा लिया। अब गोट को कौन खा लिया? लायन खा लिया। सपोज कीजिए कि गोट को कौन खा लिया? लायन खा लिया। अब ये लायन फिर जाकर सॉइल में क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। पेड़ को पानी का भी ज़रूरत पड़ता है, मिनरल्स का भी ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए,
ये धरती से क्या ले रही है, लैंड से, रूट के थ्रू ये अपना मिनरल्स ले रही है। और जो ओशन होता है उसमें से जो वाटर होता है वो एवापोरेट होता है सन के कारण, सन के रेज के कारण, और फिर बादल बनता है, और फिर बादल से हमारा वर्षा बनता है, और फिर वर्षा पेड़ पर आता है, तो इसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये जो एक चेन बन रहा है ना, लिविंग थिंग्स इसमें क्या है, गोट है, लायन है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग सन है, सॉइल है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, दोनों का जो रिलेशनशिप है, उसी को तो बोलते हैं इकोसिस्टम। चलिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं इकोसिस्टम का। और हम आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर अभी पास ही में एक चापाकल है, और इसके जब पानी यहाँ पर गिरता है तो वहाँ का जो पानी है यहाँ पर आकर जम जाता है। तो आई होप कि इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये आप जो दिख रहे हैं ये एक अर्थवर्म है, ठीक है, और ये वहीं पानी के नीचे था। तो देखिए ये हो गया लिविंग, और जहाँ ये क्या रहा मिट्टी है, तो मिट्टी क्या हो गया, नॉन लिविंग। ये जो मिट्टी है ये हो गया नॉन लिविंग, सॉइल क्या है, नॉन लिविंग, और इस पर जो हम है वो हो गया लिविंग। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो मिट्टी हो गया आपका नॉन लिविंग, और ये टिप अर्थवर्म क्या हो गया, ये हो गया आपका लिविंग। तो देखिए ये जो ये आपका है ये हो गया आपका सॉइल। तो सॉइल क्या हो गया, नॉन लिविंग, और ये जो अर्थवर्म है ये हो गया आपका लिविंग। तो दोनों का जो रिलेशनशिप है इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। वहाँ पर पानी गिरता था, पानी भी हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए आपको हम दिखाना चाहें तो वहाँ पर एक चापाकल है, वहाँ से पानी गिरता था, और जब पानी गिरता था तो पानी आकर यहाँ पर जम जाता था, यहाँ पर जम जाता था, और इसके अंदर ही यहाँ पर हम जो निकाले हैं ये टेपवर्म हमको मिला है। देखिए इसके नीचे ही यहाँ ये हमको टेपवर्म मिला है, यानी पानी और ये जो मिट्टी है ये हो गया नॉन लिविंग, और इसके अंदर ये हो गया हमारा लिविंग। दोनों का जो रिलेशनशिप हो गया है वो हो गया हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया कि इसको भोजन भी वहाँ से मिलता होगा, ठीक है, जो फंगी है, जो बैक्टीरिया है छोटा छोटा, उसको ये खाता होगा आराम से, ठीक है। दिख रहा है, दिस इज इकोसिस्टम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अपना एक अलग ही इकोसिस्टम बनाकर बैठा था। देखिए इसको, ये मिट्टी के अंदर है, आई होप कि आपको अब इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब हम अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। यानी हम जो अपना हमारा इकोसिस्टम है हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं दिन पर दिन। कैसे, आपके बुक में 9 पॉइंट दिया है, ठीक है, उस पॉइंट को हम एक 1 बाय 1 कर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफ हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए आपका बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम एंड लैंड यूज चेंज। जो आपका फर्स्ट रीजन है ना आपका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होने का, वो रीजन है लैंड यूज चेंज। अब लैंड यूज चेंज क्या हो रहा है, देखिए आलू है, आलू का आप क्या बना दिए, सब्जी बना दिए, और उसी आलू को आप समोसे में भर दिए, तो दोनों आलू का इस्तेमाल अलग अलग हुआ, यानी यूज अलग अलग हुआ। एक में आप एक का सब्जी बना दिए और दूसरे को समोसे में भर दिए, यानी आलू तो सेम रहा लेकिन दोनों का यूज अलग अलग हो गया। वहीं यहाँ पर भी है, लैंड तो सेम है लेकिन लैंड का यूज बदल जा रहा है। वो कैसे, अब देखिए, सबसे पहले आप सपोज कीजिए ये हमारे पास एक फॉरेस्ट है,
और इस फॉरेस्ट में चारों तरफ ये पेड़ है। चारों तरफ ये पेड़ है। अभी इस सपोज ये पेड़ कहाँ है, लैंड पर है, ये हो गया हमारा लैंड। अभी इस लैंड का यूज क्या है, इस लैंड पर पेड़ टिका है, और जब पेड़ टिका है तो हमको ऑक्सीजन दे रहा है, हमको फ्रूट्स दे रहा है, बहुत सारे चिड़िया के यहाँ पर घोंसला है, बहुत सारे जानवर इस जंगल में रहते हैं। लेकिन अगर हम इस पेड़ को यहाँ तक काट दे, यहाँ से काट दे, क्यों काट दे, हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रहने के लिए जगह कम पड़ जाएंगे, तो हम कहाँ भागेंगे, जंगल की तरफ, और उसका सफाइया करेंगे। तो हम जाएंगे जंगल की तरफ, और इतना पेड़ को हम क्या किए, काट दिए। इतना पेड़ को हमने क्या किया, इतना पेड़ को हमने काट दिया, यहाँ तक हमने काट दिया इस पेड़ को। अब यहाँ पर हमने बना दिया घर, घर हमको नहीं बनाने आता इसलिए बना दी यहाँ पर घर। अब इस लैंड का यूज बदल गया, लैंड तो सेम था, पहले यहाँ पर पेड़ था, अब इस पेड़ को हमने काट कर घर बना दिया, यानी लैंड यूज हमारा चेंज हो गया। यानी लैंड यूज करने का जो पैटर्न है वो हमारा पूरी तरह से चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं लैंड यूज चेंज, यानी हमने लैंड को यूज करने का तरीका बदल दिया। जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड था, जितना भी पेड़ था, हम उसको डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ घर बना रहे हैं, रोडवे बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। अभी तो ये प्रभाव आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। जैसे अभी ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, ग्रीन हाउस का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब अभी जो आ रहे हैं कॉजेज, उसी तरह हमारे एक समय में आएगा कि इकोसिस्टम हमारा खत्म हो रहा है। जब ये सब बढ़ने लगा तो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं इन सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए आपके बुक का जो फर्स्ट पेज है, नीचे से 4th लाइन में आपको एक आंकड़ा दिया गया है कि लास्ट कुछ सालों में, बीते कुछ सालों में आपने कितना जंगल को काटा है। वो आपका आंकड़ा बुक में दिया गया है कि 500 मिलियन हेक्टर्स, 500 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट हमने काट दिया है बीते कुछ सालों में। ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है, इसका थोड़ा हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 100 हेक्टेयर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, 100 हेक्टेयर बराबर 1 किलोमीटर होता है, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो आप कितना है, 500 मिलियन है। कितना है, 500 मिलियन। तो 500 मिलियन बराबर 500 गुणे 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 500 मिलियन बराबर 500 इंटू 10 लाख, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना आ गया ये, 50 करोड़। कितना आ गया हमारा, 50 करोड़, 50 करोड़ आ गया हमारा, 50 करोड़। अब यहाँ पर देखिए, 100 हेक्टेयर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 करोड़ हेक्टेयर बराबर कितना किलोमीटर होगा, 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर कितना होगा, तो देखिए 100 के लिए यहाँ पर 1 आया है, तो ये 100 के लिए हम 1 लिख दिए, और कितना जीरो बचा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना किलोमीटर आ गया। कितना में, 1 करोड़ में। हमारे यहाँ पर है 50 करोड़, तो यहाँ पर 50 करोड़, एक कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये 50 करोड़, 50 करोड़ बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 100 के लिए 1 लिखे थे, तो यहाँ 500 के लिए 5 लिखे, 500 के लिए 5, और कितना जीरो बचा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आ गया क्या, नहीं 10,000 10 लाख 10 लाख 50 लाख किलोमीटर हमने इतना पेड़ को काट दिया है बीते कुछ सालों में।
ठीक है, आपके बुक में दिया गया है आंकड़ा 500 मिलियन हेक्टर्स। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 500 मिलियन बराबर 50 करोड़ हो गया। 100 हेक्टेयर बराबर 1 किलोमीटर हुआ। 100 हेक्टेयर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 करोड़ बराबर कितना किलोमीटर? तो देखिए 100 के लिए यहाँ पर 1 लगा है, 100 के लिए 1, तो यहाँ भी 100 है, इसको हटा दीजिए। 100 के लिए हमने 1 लगा दिया और कितना जीरो बचा? 3 2 5, तो यहाँ पर बैठा दिए 3 2 5, 1 करोड़। और यहाँ पर कितना है? 50 करोड़, तो 50 करोड़ यहाँ पर लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर 100 के लिए 1 लगा था, तो यहाँ 500 के लिए 5 लगा और कितना जीरो बच गया? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो ये हो गया 50 लाख। यानी बीते कुछ सालों में हमने कितना काट दिया है? 50 लाख किलोमीटर जंगलों को सफाई कर दिया, यानी जंगलों को काट दिया है 50 लाख किलोमीटर। सपोज कीजिए कि कितना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो कितना हमने जंगलों को काटा होगा? हमारे पृथ्वी पर कितना पॉल्यूशन फैला होगा, अब उसका आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको हम एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि लैंड यूज चेंज क्या होता है, हमने लैंड को किस तरह काट कर, पेड़ों को काट कर अपना नीड फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं एयरपोर्ट, तो कहीं बिल्डिंग, तो कहीं स्कूल, तो कहीं स्टेडियम, तो कहीं इंडस्ट्री, तो कहीं हाईवे आया जा रहा है। सेकंड आपके बुक में जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। क्या होता है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन? चलिए उसको समझते हैं। देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम होने का क्या क्या कारण है? आपके बुक में 9 कारण दिया गया है। पहला दिया गया था लैंड यूज चेंज, यानी चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड, उसको हमने बता दिया। सेकंड दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। थर्ड आपका दिया है माइग्रेशन। उसके बाद दिया है सेफ्टी कल्टीवेशन। उसके बाद दिया है ड्विलिंग यूनिट्स। उसके बाद दिया है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। उसके बाद दिया है टूरिज्म में क्या क्या होता है, यानी वो सब कुछ बेसिक कारण है, गतिविधियां है जिसके कारण हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होने के कगार पर पहुंच रहा है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला जो लैंड यूज चेंज, आप उसको समझ गए होंगे। सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंपल सरल भाषा में बोले तो प्रिमिटिव सोसाइटी से हम मॉडर्न सोसाइटी में आए, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। एकदम सरल भाषा हो गया। प्रिमिटिव सोसाइटी से हम मॉडर्न सोसाइटी में आए, इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आज से मतलब 18 सेंचुरी से पहले हम लोग कैसे रहते थे और किस पर डिपेंडेंट रहते थे? हमारा मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर करना। हमारा मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। उसी पर हम आश्रित थे और इतना भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे कि हम उसको इकट्ठा कर सके। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद हमारे सोसाइटी में एक चीज़ ऐड हो गया, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट का ऐड होना। वहीं से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि हम अपने सोसाइटी में मशीन्स, टूल्स, ये सब पर अगर हमारा काम होने लगा तो उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, पहले कपड़ा जो था वो चरखा पर बनाया जाता था, ठीक है, लेकिन आज क्या है? वस्त्र कंपनी में बनाई जाती है, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले हमारा क्या, हल जोत कर खेती किया जाता था, खेत जोतना होता था तो हल से जोता जाता था, लेकिन आज क्या है? ट्रैक्टर से जोता जाता था। दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले क्या था? हम खाना को बचा नहीं सकते थे, लेकिन आज हमारे पास कोल्ड स्टोर है, वहाँ पर हम खाना सालों भर रख सकते हैं। दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले क्या था? पहले हमारे पास पढ़ने का बहुत सारे साधन नहीं थे, लेकिन टुडे आज हमारा यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है। दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी हमारा जो सोसाइटी है वो आश्रित किस पर हो गया है? मशीन्स एंड टूल्स पर और बेसिकली टेक्नोलॉजी पर। इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी प्रिमिटिव सोसाइटी जो था वो किस पर आधारित था? एग्रीकल्चरल पर, नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें थी उस पर आश्रित। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स बेसिकली क्या हो गया? सब कुछ जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब कुछ मशीन के थ्रू हो रहा है, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपके अभी आप जहाँ पढ़ रहे हैं, अगर वो आप वहाँ आसपास देखेंगे तो बहुत चीज़ ऐसे आपको नजर आएंगी जो मशीन से बनाई गई है, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यानी अब वहाँ पर हमारा क्या हो गया? टेलीफोन का इन्वेंशन हो गया, बहुत सारा इनोवेशन हुआ। टेलीफोन, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी जगह है, एयरप्लेन, कंप्यूटर, बहुत सारा एक्सरे करने वाला, एमआरआई करने वाला, सीटी स्कैन करने वाला मशीन्स आ गए, माइक्रोस्कोप आ गए, बहुत हैवी मशीन्स आ गया जिससे हम कुछ भी पता कर सकते हैं, कहाँ पर सोना है, कहाँ पर चांदी है, डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी शिप्स आ, इवन हम अभी जहाँ कहाँ पहुँच गए, अंतरिक्ष तक, यानी चंद्रमा पर भी जा सकते हैं। दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यानी
जो हमारा पहले का सोसाइटी था वो किस पर आश्रित था, एग्रीकल्चर पर। अभी हम लोग पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आश्रित है, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। निगेटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का यह है कि आपको याद होगा 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। उसमें क्या हुआ था, भोपाल में एक इंडस्ट्री था, उसमें कोई गैस बनता था, मिथाइल मर्कैप्टेन के ऐसा कुछ नाम था। उसका रिसाव होने लगा, और जब उसका रिसाव होने लगा, मतलब मध्यम रात का करीबन 12 बज रहा था, और उस समय क्या हुआ कि गैस जब फैलने लगा इन्वायरमेंट में, और जब लोग उसको इनहेल करते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होता था, कुछ आँख में बहुत ज़्यादा जलन होती थी। उस रिसाव के कारण बहुत सारे लोग ने अपना जान खो दिया, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग को पैरालिसिस मार दिया। ठीक है, जानवर हो, मतलब चिड़िया हो, सुबह का वो नज़ारा अगर भोपाल का देख लेते तो आप सहम जाते। ठीक है, इतना खतरनाक हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल था लीकेज ऑफ क्लोरीन गैस, सीवरी इंडस्ट्री, जो मुंबई में एक सीवरी नगर है, वहाँ पर एक सीवरी इंडस्ट्री है। 14 जुलाई 2010 में 2010 में सीवरी इंडस्ट्री था मुंबई में, यहाँ पर क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया था, बहुत सारे लोग मरे थे इसमें भी। तो ये सब कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब फ़ोन ही है तो क्या फ़ोन से आप सिर्फ पॉजिटिव ही है, फ़ोन का दुरुपयोग नहीं है। आजकल तो बच्चा फ़ोन से बहुत सारा कांड कर दे रहा है, तो ये निगेटिव नहीं हुआ। हर चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट होता है, कोई भी आविष्कार ले लो। एयरप्लेन हो, एयरप्लेन ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत है कि वन प्लेस टू अनदर बहुत जल्दी में आपको पहुंचा देता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको बहुत जल्दी में पहुंचा देता है। लेकिन अगर बाई चांस भगवान न करे वो प्लेन क्रैश हो गया तो क्या उसमें बचने का उम्मीद है? नहीं है। ट्रेन में उसी तरह है, हर चीज़ का एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि ड्वेलिंग यूनिट्स क्या होता है। देखिए, ड्वेलिंग यूनिट्स को बताने के पहले आपके बुक में एक छोटा सा और टॉपिक दिया है माइग्रेशन के ऊपर। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है कि ट्रांसफर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी पलायन करना। कोरोना में क्या हुआ था, लोग जहाँ काम करते थे फैक्ट्री में, वहाँ से अपने गांव की तरफ भाग रहे थे, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, वन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब माइग्रेशन से भी पोल्यूशन होता है। आप पूछेंगे कैसे? अब सपोज कीजिए कि ये शहर है और गांव में क्या होता है, बहुत सारा फैसिलिटीज़ नहीं होता है, नहीं अच्छा स्कूल है, नहीं अच्छा हॉस्पिटल है, नहीं जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। और कहाँ से मूव करते हैं? रूरल एरियाज से मूव करते हैं। कहाँ के लिए? अर्बन एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए मूव करेंगे। और जब मूव करेंगे तो भाई शहर तो एक लिमिटेड स्पेस है, कोई भी लैंड होता है तो वो लिमिट में होता है। एक शहर हो गया, ये लिमिट हो गया, और इसमें लोगों की संख्या बढ़ने लगा। और जब लोगों का संख्या बढ़ने लगा तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पॉल्यूशन होगा ही होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। और माइग्रेशन दो ही चीज़ करता है, या तो वो एयर पॉल्यूशन करेगा या तो वो वाटर पॉल्यूशन। लैंड तो लिमिटेड है, तो आपको ये लैंड बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको पेड़ को काटना पड़ेगा, और जब पेड़ काटेगा तो पॉल्यूशन जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ड्वेलिंग यूनिट्स क्या होता है। देखिए, ड्वेलिंग यूनिट्स को अगर हम सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ड्वेलिंग का मतलब होता है घर। ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? घर, आवास। ड्वेलिंग यूनिट्स, रहने का ठिकाना, बस ड्वेलिंग यूनिट्स। ड्वेलिंग यूनिट्स, देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्लम कैटेगरी में आते हैं। यानी आप कोई भी शहर में रहते हैं, आपके शहर में एक चीज़ ज़रूर होगा, स्लम एरिया। आप एक बार उस स्लम एरिया में जाकर ज़रूर घूमिएगा और नोटिस कीजिएगा। आप क्या नोटिस करेंगे? अच्छा खाने का व्यवस्था नहीं है, अच्छा घर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हालांकि आप तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कुछ बदलाव हो गया, पहले की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो उसी के ऊपर अब हम बात करेंगे कि ड्वेलिंग यूनिट्स क्या होता है। तो ये एक ऐसा घर होता है जो भारतीय सरकार द्वारा बनाया जाता है। आपके बुक में एक डाटा दिया है, अभी मौजूदा
आपके बुक के अनुसार 3 बिलियन पॉपुलेशन इस वर्ल्ड में है, उसका हाफ जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है, रहता है टाउन में, और उस हाफ पॉपुलेशन का 1/3 आपका स्लम है जो कि टाउन में रहते हैं। 1/3 उस हाफ का, 3 बिलियन का हाफ पीपल, देखिए 3 बिलियन टोटल पॉपुलेशन, 3 बिलियन टोटल पॉपुलेशन 3 बिलियन, और इसका हाफ जो है वो कहाँ रहते हैं, टाउन में रहते हैं, और इस हाफ का 1/3 जो स्लम है वो भी टाउन सिटीज में ही रहते हैं। ठीक है, आप कोई भी शहर में रहते हैं, आपके शहर में एक चीज जरूर होगा, स्लम एरिया, झोपड़पट्टी। ठीक, तो ड्वेलिंग यूनिट्स होता है कि इन स्लमों के लिए एक घर प्रोवाइड कर देना, जो कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसको थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ड्वेलिंग यूनिट्स क्या है, एक घर है। तो देखिए, देयर आर वेरियस हाउसिंग स्कीम विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कीम है घरों का जो इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। तो वो कौन कौन से स्कीम है, तो पहला स्कीम है स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम, स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम। अब ये क्या है, स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम, ये जो एक्ट है स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट, इसको 1995 में लाया गया था। कौन लाया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाया था। कौन लाया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाया था। किस लिए लाया था, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, किसको, स्लम को, वाटर फैसिलिटी देने के लिए, टॉयलेट फैसिलिटी देने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम देने के लिए, किसको, स्लम लोग को। एक कानून लाया गया था कब, 1995 में। कौन लाया था, महाराष्ट्र सरकार ने लाया था कि जो स्लम लोग होते हैं उनको अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रदान हो, अच्छे तरह से उनको पानी का फैसिलिटीज दिया जाए, अच्छे तरह से उनके पास टॉयलेट फैसिलिटी हो, अच्छे तरीके का उनके पास ड्रेनेज सिस्टम हो। ठीक है, मेनली इसी प्रोजेक्ट में यही था। देखिए, आपको एग्जाम में ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन कौन से स्कीम, कौन कौन से प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, तो पहला हो गया स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम। सेकेंड जो था वो था हमारा स्लम इन्वायरमेंट, स्लम इन्वायरमेंट सैनिटेशन इनिशिएटिव, सैनिटेशन इनिशिएटिव, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीसी बोलते हैं, स्लम इन्वायरमेंट सैनिटेशन इनिशिएटिव। देखिए, इन दोनों कामों का जो काम है वो सेम है। इसका भी काम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, यही था। इसका भी यही फंक्शन है कि स्लम एरिया में सैनिटेशन हो, यानी सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता हो, क्लीन हो, वाटर फैसिलिटीज दिया जाए, क्लीन एंड हाइजीन हो। ठीक है, दोनों का ये सेम है, पर्पस है वो सेम है। थर्ड हमारा आता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, शॉर्टकट में JNNURM बोलते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसको कौन लाया था, इसको लाया था मेघालय गवर्नमेंट ने, मेघालय गवर्नमेंट ने। ठीक है, मेघालय गवर्नमेंट ने इसको लाया था। क्या मकसद था, इसका मकसद था कि मेघालय में एक जगह है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, मेघालय में एक जगह है, इसको इरेज कर रहे, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है। जगह का नाम है, उसका नाम है नोंग माइंग सॉन्ग, उस जगह का नाम है नाइंगबोंग सॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर एक जगह है लुम्फिरा, यहाँ पर 600 ड्वेलिंग यूनिट्स बनाया गया था। फिर से समझिए, जो जवाहरलाल नेहरू और नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है उसको मेघालय गवर्नमेंट ने लाया था। किस लिए लाया था, जो स्लम लोग है
ठीक है, जो स्लम लोग हैं उनके लिए कुछ घर बनाने के लिए कितना घर बनाया गया था, 600 घर बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, तो मेघालय एक जो हो गया स्टेट, उस स्टेट के आउटस्कर्ट में यानी उस स्टेट के बाहर बनाया गया था। नोंगमैंग सोंग एक जगह है, उसी में एक और जगह है लुम्फिरा, यानी ये एक बड़ा जगह हो गया। और इसके जगह जैसे पटना हो गया, तो पटना के अंदर क्या हो गया, हनुमान नगर, काली मंदिर रोड, कंकड़बाग, जो भी हो गया, तो इसी का अंदर एक नाम था लुम्फिरा। यहाँ पर बनाया था 600 ड्वेलिंग यूनिट्स। इसके लिए स्लम लोग के लिए बनाया गया था। कौन बनाया था, ये जो प्रोजेक्ट आया था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो कौन लाया था, मेघालय गवर्नमेंट ने, वो इसको बनाया था। कितना बनाया था, 600 ड्वेलिंग यूनिट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है, इसको इरेज कर रहे हैं, वो है हमारा जो 4th नंबर है, वो है हमारा इंदिरा आवास योजना, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं IAS, IAY, इंदिरा आवास योजना। इसका भी मकसद जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत ही है। दोनों एक था। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ाए थे आपको, सबसे पहले पढ़ाए स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम, उसके बाद पढ़ाए थे आपको स्लम इन्वायरमेंट इनिशिएटिव, स्लम इन्वायरमेंट सैनिटेशन इनिशिएटिव, तो दोनों सेम था। और जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और इंदिरा आवास योजना दोनों सेम है। ये भी जो था, ये कच्चा घर जो था, कच्चा घर यानी झोपड़ी उपड़ी जो था, उसको कन्वर्ट कर कर पक्का घर यानी सीमेंट का घर बनाया गया था इस प्रोजेक्ट के तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत। ठीक है, और इस किसके लिए बनाया गया था, SC और ST यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी जो जनजाति लोग होते हैं उनके लिए, और जो लोग BPL के नीचे आते हैं। BPL का मतलब होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, BPL आप नाम सुने होंगे, बिलो द पॉवर्टी। तो इंदिरा आवास योजना किसके लिए था, SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब के लिए, और किसके लिए था, BPL वाले लोगों के लिए, बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग रहते हैं। तो ये हो गया 4th हमारा इंदिरा आवास योजना। इसमें क्या था कि कच्चा घर को पक्का घर में कन्वर्ट कर देना। 5th हमारा आता है, वो है हमारा बेसिक मिनिमम सर्विस। अब सर्विस से आप क्या समझते हैं, नौकरी। सर्विस से आप क्या समझते हैं, नौकरी। बेसिक मिनिमम सर्विस। उस समय जो घर बनता था, ठीक है, उस समय जो घर बनता था, तो घर बनने के लिए लेबर का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। घर किसके लिए बनता था, SC और ST के लिए बनता था, और किसके लिए बन रहा था, BPL लोगों के लिए बन रहा था, जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ड्वेलिंग जो बन रहा था, तो इसमें लेबर का जरूरत पड़ता है, तो लेबर उस समय इस प्रोजेक्ट के तहत चुना जाता था। बेसिक मिनिमम सर्विस उनको ग्रांट दिया जाता था। ठीक है, तो यही हमारा 5th है। 6th है हमारा द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एरिया रिसोर्स सेंटर। देखिए, आपको ये सब रटना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, नाम याद रख लेना है। एग्जाम में इसे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझ लेना है कि ये क्या है। द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एरिया रिसोर्स सेंटर, इसमें जो है उस 2 पार्टी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, 2 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रहा था। एक था महिला मिलन और सेकेंड जो था वो नेशनल स्लम ड्वेलर फेडरेशन। ये दोनों मिलकर ड्वेलिंग यूनिट्स का निर्माण कर रहे थे, स्लम के लिए काम कर रहे थे। और मतलब 72 सिटीज यानी 72 शहरों में इन्होंने घर को बनाया गया है। किसके लिए, SC और ST के लोगों के लिए यानी स्लम के लोगों के लिए, और जो BPL यानी गरीब रेखा से नीचे लोग रहते हैं उनके लिए। कौन बनाया है, महिला मिलन और एक नेशनल स्लम ड्वेलर फेडरेशन, दोनों ने मिलकर। ये दोनों क्या है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। ठीक है, ये हो गया। और एक बचा है आपका जो 7 नंबर है, वो है आपका नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस एंड हाउसिंग फॉर ऑल। ये भी एक एजेंडा है जिसके तहत सम लोगों के लिए क्या बनाया गया था, ड्वेलिंग यूनिट्स बनाया गया था। इससे आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज कर लेना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब आया था और
क्यों आया था, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है हमारा माइनिंग। माइनिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है, देखिए माइनिंग क्या होता है। आप माइनिंग पढ़कर आए हैं 7 में 8 में, अगर आप जियोग्राफी पढ़े हैं तो माइनिंग जरूर पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी माइनिंग आता है। सपोज कीजिए कि ये आपका अर्थ है, क्या है आपका अर्थ है, तो अर्थ का ये जो कोर हो गया इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं आउटर कोर, और इसके अंदर भी एक होता है उसको बोलते हैं इनर कोर। तो माइनिंग का डिफिनेशन क्या होगा, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज माइनिंग। यानी अर्थ क्रस्ट से हम मेटल निकालते हैं, उसी को उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। कैसा मेटल, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब जो मेटल हम निकालते हैं उसी को बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं माइनिंग, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अर्थ क्रस्ट से आप ये मेटल निकालें और इस मेटल में से आप गोल्ड निकालें, तो आप जितना ये अर्थ क्रस्ट लिए हैं इस मतलब कंप्लीट रूप से सारा गोल्ड ही तो नहीं रहेगा, इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी रहेगा, उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं टेलिंग। इस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। यानी the waste material have been remaining after the valuable material will be extracted is known as tailing, ठीक है। तो माइनिंग से भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। माइनिंग निकालते हैं तो हमारे पास प्रदूषण होता है, बहुत सारे ऐसे गैस निकलते हैं जो हमारे लिए पॉइजनस है, साइनाइड जैसे मरकरी हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे गैस हो गया। और माइनिंग का इफेक्ट क्या, सॉइल इरोजन हो, कोल माइंस रिलीज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपका ओजन है, आपका मीथेन गैस है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। आज सब कुछ समझ लेते हैं, आज सब कुछ समझ लेना है। ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है, ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, सन है और ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है। तो देखिए सन से जो रेडिएशन आया तो यहाँ पर एक लेयर आता है, उस लेयर को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, इसमें मेनली CO2, CH4 जो कि मीथेन होता है, ओजन होता है O3, और यहाँ पर भी है ग्रीन हाउस गैस। समझिएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जब सन का रेडिएशन अंदर आया तो यहाँ से तो कुछ, जब सन का ये रेडिएशन आया तो यहाँ से लड़कर इस गैस के परत जो लेयर है यहाँ से लड़कर कुछ वापस चला गया, लेकिन बहुत सारा रेडिएशन धरती पर आता है और धरती के सरफेस पर टकराता है और फिर से वापस चला जाता है। लेकिन जब ये वापस जाता है तो ये जो ग्रीन हाउस का बेल्ट है यहाँ से फिर टकराता है और फिर वापस आ जाता है, जिसको हम लोग बैक रेडिएशन बोलते हैं। फिर से समझिए, देखिए ये सन का रेडिएशन आया, अर्थ के सरफेस पर स्ट्राइक किया, और जब स्ट्राइक करके फिर से बैकवर्ड जाने लगा तो यहाँ पर जो लेयर है उससे ये फिर से टकराया और कुछ अमाउंट में इसका जो रेडिएशन है वो फिर से अर्थ पर आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक रेडिएशन, ठीक है। फिर से समझते हैं, देखिए मुझे हो गया ना, ये जो लेयर है यहाँ से जो आया अर्थ पर आया और यहाँ से टकरा कर क्या होगा, फिर से वापस जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट में रेडिएशन यहाँ से टकरा कर फिर से वापस आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक रेडिएशन बोलते हैं, बैक रेडिएशन बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ रेज आया और अर्थ के सरफेस से टकराया और जैसे ही ये ऐसे जाने लगा तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसका लेवल हमारे दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब बढ़ते जा रहा है तो इसका लेयर भी क्या होगा, बड़ा होगा, और जितना बड़ा लेयर होगा उतना ये रेडिएशन को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये फिर से वापस भेज दिया, ऊपर ये जाने ही नहीं देता है,
अंदर आता है, लेकिन लार्ज अमाउंट में इसका जो रेडिएशन है वो फिर से अर्थ में ही रह जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन डिफ्लेक्शन होता है, गर्मी बढ़ता है। ये जब बताइए कि जब सूर्य का किरण फिर से वापस ही नहीं जाएगा तो ये इसी में रह गया कि नहीं रह गया, और जब इसी में सन का रेज रह गया तो गर्मी जायज़ है कि गर्मी इसमें होगा, तो गर्मी ऑब्वियसली बात है कि गर्मी होगा। ठीक है, तो जब जितना बड़ा ये लेयर होते जाएगा, जितना बड़ा ये लेयर होते जाएगा, उतना ही ये सन का जो रेडिएशन है, किरण है, उसको डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन करता है? ग्रीन हाउस गैस करता है। ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो ये कुछ रहा हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अभी मौजूदा अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार, नासा का रिपोर्ट के अनुसार, अभी इस वर्ल्ड में 4000 नदियों को रोककर डैम बनाया गया है। 4000, ठीक है, नदियों को रोककर उस पर डैम बनाया गया है। इससे हुआ है क्या कि जो अर्थ का रोटेशन है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जो अर्थ का, अब सपोज कीजिए कि एक घिरनई है, आप उसको नचा दीजिए और उस पर एक वजन ऐसे डाल दीजिए, तो क्या करेगा? घिरनई रुक जाएगा। अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, और अब पानी को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह। अब एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका वेट क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। एक ही जगह उसका वेट ज़्यादा हो रहा है, तो उसका जो स्पीड है उसमें कमी आया है। कितना कमी आया है? 1 सेकेंड होता है ना, उसका 8 मिलियन इसका टुकड़ा कर दीजिए, उतना कमी है। मतलब माइनर कमी है, लेकिन बहुत बड़ा ये इशू है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से भी क्या होता है, अब सपोज कीजिए कि ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं, गांव नहीं थोड़ा ही गांव है, तो इस नदी पर हमको मन कर दिया कि अब यहाँ पर सरकार का मन हो गया कि यहाँ पर अब कंस्ट्रक्ट कर यहाँ पर डैम बनाया जाए। डैम किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। डैम किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वाटर स्टोर कर इरिगेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं अब उनको शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरे जगह पर, तो एक मेंटली परेशानी हुआ। सेकेंड है कि यहाँ का अगर फॉरेस्ट है तो उसको काटना पड़ेगा। थर्ड है कि इस रिवर में जितना भी मैरीन लाइफ है उसको बर्बाद करेगा ये सब। तो ये क्या कर रहा है? सब डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम ही तो कर रहा है। और वो जो 4000 बताया था कि 4000 अभी डैम है, वो 40,000 है। ठीक है, सॉरी, वो 4000 नहीं है, 40,000 अभी मौजूदा रिवर पर डैम बनाया गया है। ठीक है, अब जो लास्ट आपका टॉपिक है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही जूमिंग बोलते हैं, और जूमिंग को ही जूम कल्टीवेशन बोलते हैं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, लास्ट टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? देखिए, जो नोमैडिक पर्सन होते हैं, यानी बंजारे, ठीक है, जो बंजारे लोग हैं जिनका कोई ठर ठिकाना घर घोर नहीं रहता है, घर नहीं रहता है, वो क्या करते हैं? ऐसे ही घूमते रहते हैं और जहाँ ठिकाना मिला वहाँ पर आ जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर क्या है कि यहाँ पर खेती किए ना, इस पेड़ को काट दिए, यहाँ पर खेती किए, फिर इस खेती को छोड़कर आगे बढ़ गए, फिर यहाँ का पेड़ को काटे, फिर यहाँ पर खेती किए, फिर ये भी बंजर भूमि हो गया, यहाँ का पेड़ काटे, यहाँ का पेड़ काटे, अब यहाँ पर खेती करे, ये सारा बंजर हो गया, अब ये भी बंजर हो गया, तो फिर यहाँ का पेड़ काटे। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर। शिफ्ट करते जा रहे हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेटर क्या है? अगर आपको पहला चैप्टर नहीं याद हो रहा है ना, तो सॉरी, देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेटर क्या है। आप जब एग्जाम में बैठते हैं और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है और जब आपको पहला क्वेश्चन ही नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? उसको छोड़कर दूसरा पढ़ते हैं, वो भी नहीं आता तो तीसरा पढ़ते हैं, वो भी नहीं आता तो चौथा पढ़ते हैं, यानी क्या करते हैं? आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। उसी तरह हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेटर भी है। यहाँ पर खेती किया, यहाँ का पेड़ काटा, अब यहाँ पर खेती नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो भूमि है वो बैरन फील्ड हो गया। अब आगे बढ़ गए, यहाँ का पेड़ काटा, अब यहाँ पर खेती किया, अब फिर इसको बर्बाद कर दिया, अब यहाँ पर खेती, यानी आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जंगल को काट रहा है और खेती कर रहा है, फिर उसको छोड़ा, फिर जंगल काट रहा है, फिर आगे बढ़ा है। उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे तो नागालैंड में 201 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर स्क्वायर आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन से लैंड खत्म हो गया। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में भी 100 किलोमीटर स्क्वायर आपका लैंड कैसे खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण 100 किलोमीटर स्क्वायर हमारा लैंड खत्म हो गया। उसी तरह एग्जाम्पल आपका अरुणाचल प्रदेश है, 119 किलोमीटर स्क्वायर
हमारा लैंड खत्म हो गया, कैसे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण। तो ये भी तो हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम कर रहा है। त्रिपुरा में 100 किलोमीटर पर स्क्वायर खत्म कर दिया, नागालैंड में 201 किलोमीटर स्क्वायर खत्म कर दिया, अरुणाचल प्रदेश में 119 किलोमीटर स्क्वायर खत्म कर दिया लैंड, कैसे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। ये आपके बुक में अभी 10th लेवल के लिए बस इतना ही दिया है कि कौन कौन से डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम है। ठीक है, और यही नहीं है, एक स्लैश बर्न होता है। जब आप पैडी का खेत देखें, धान का खेत, जब धान कट जाता है तो देखिए, अब सपोज कीजिए कि धान का पौधा है, ठीक है, तो धान जब काटा जाता है तो यहाँ इतना से काटा जाता है, ये पार्ट नहीं काटा जाता है खेत में, इतना पार्ट छोड़ दिया जाता है, यानी इतना पार्ट आपका फील्ड में ही रह गया, इतना पार्ट। और जब इतना पार्ट अब बच गया तो अब इसको क्या करेंगे, अब फार्मर इसको जला देते हैं, और जब इसको जलाएंगे तो क्या होगा, मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, पैडी के जो रूट्स होते हैं उसमें मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, जो कैटल्स होते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, उसके जो मुंह से गैस निकलता है वो भी मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, तो जो ये मीथेन गैस निकलता है तो इसको फार्मर क्या करते हैं, जलाते हैं, और जब जलाते हैं तो मीथेन गैस निकलता है, और जब मीथेन गैस निकलेगा तो हमारा वायु प्रदूषण जाहिर सी बात है कि होगा। ये ज़्यादातर पंजाब की एरिया में देखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।